हम्म, हम्म। तो चलिए हम लोग अपनी अगली क्लास शुरू करते हैं। और हम लोगों ने पिछली क्लास में महाद्वीपीय या जो महासागरीय नितल उच्चावच है उसके बारे में देखा था। वो हम लोगों ने गर्त गर्त से पहले तक का पूरा कर लिया था। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? महासागरीय महासागरीय नितल उच्चावच, महासागरीय नितल उच्चावच। और इसमें हमने क्या क्या देखा था? हमने महासागरीय महाद्वीपीय मग्न तट या शेल्फ देखा था, ठीक। फिर महाद्वीपीय मग्न ढाल भी देखा था। फिर महाद्वीपीय उभार देखा, है ना। महासागरीय मध्य मध्य क्या? गहन सागरीय, गहन सागरीय मैदान, है ना। गहन सागरीय मैदान देखा। फिर हमने देखा कि मध्य महासागरीय, महासागरों के बीच में कटकों की उत्पत्ति हुई है ना। फिर कटक, मध्य महासागरीय कटक। फिर महासागरीय गर्त, फिर गुयाट, है ना। ये है, ये 7 प्रकार के उच्चावच हमने महासागरीय नितल में देखे थे, है ना। ये जरूरी नहीं कि इसी सीक्वेंस में ही पाया जाता हो, लेकिन हाँ शुरुआत का ये 3 जो है ये तो इसी के साथ में ही पाया जाता है, क्योंकि ये महाद्वीपों के खंड हैं जो महासागरों में पाए जाते हैं, ठीक है। ये वे भूखंड है जो महासागरों में पाए जाते हैं, महाद्वीपों का हिस्सा होते हैं, मतलब महाद्वीपों के सीमांतीय क्षेत्र होंगे ये, है ना, ये तीनों। इसीलिए यहां पर महाद्वीपीय शब्द का प्रयोग किया गया है। अब आगे हमें आज देखना है मध्य महासागरीय कटक भी हमने देख लिया था। मध्य महासागरीय कटक में हम लोगों ने क्या देखा था कि अटलांटिक ओशियन, है ना, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन और प्रशांत महासागर में कुछ कटक हैं और उनके नाम भी हम लोगों ने देखे थे। होप आप लोगों ने वो सब कुछ रिवाइज कर लिया होगा और कंटिन्यूअसली आप रिवाइज कर रहे होंगे, है ना, क्योंकि बिना रिवीजन के सिर्फ पढ़ लेना बेकार है ना, ठीक है। तो आपको साथ साथ में प्रॉपर रिवीजन करते चलना होगा। अब क्लास को थोड़ा फास्ट अप करेंगे, इसलिए हम रिवीजन का पार्ट जो है शुरुआत से वो हटा रहे हैं अभी, है ना। लेकिन जहां भी ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक जहां पे समझने की ज्यादा जरूरत होगी उसको हम रिवीजन में रखेंगे सिर्फ, ठीक। तो चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, महासागरीय गर्त। महासागरीय गर्त क्या होते हैं? हमने बताया था प्लेट विवर्तन के सिद्धांत समझाते समय कि जहां पर प्लेटों का प्रविष्टन हो रहा है वहां पर उसी टेक्टोनिक के साथ साथ में जो है गर्तों का भी निर्माण हो रहा है। मतलब कि एक प्लेट जो अधिक घनत्व की है, दूसरा प्लेट जो कम घनत्व का है उसके नीचे उसका प्रविष्टन होगा, है ना, प्रविष्टन हो जाएगा। और प्रविष्टन के फलस्वरूप वो जहां पे दोनों प्लेट मिल रहे होंगे वहां पर कुछ खाइयों का निर्माण होगा और उन्हीं खाइयों को गर्त बोलते हैं, है ना, गर्त बोलते हैं। जैसे कि उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत का मैदान जो है वो एक गर्त में स्थित है। क्योंकि बहुत सारी नदियां यहां से प्रवाहित होती हैं तो अपने साथ गाद, मिट्टी, पत्थर, कंकड़ पत्थर ये सब कुछ लेकर चलती हैं और बहुत पिछले कई वर्षों से, कई हजार लाखों वर्षों से इसमें जो है ये गादों को भरा है। तो ये जो गर्त है ना, गड्ढा है, ये भर करके एक मैदान का रूप ले लिया है, तो इसे उत्तर भारत का मैदान बोला गया। ये बहुत उपजाऊ है क्योंकि ये उन्हीं गादों से मिलकर बना है, ठीक है। सुना होगा आपने
कि जिस क्षेत्र में बाढ़ आती है उस क्षेत्र में जो है काफी अच्छी पैदावार होती है, फसल अच्छी हो जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे गाद वगैरह है ना, खनिज तत्व वगैरह वो बहकर आ जाते हैं। क्लियर? तो ये जो मैदान है ये गंगा यमुना का दोआब भी बोला जाता है इस मैदान को, क्योंकि गंगा यमुना नदी बेसिन के बीच में ही ये स्थित है ये क्षेत्र। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या बात करें, महासागरीय गर्त की। तो महाद्वीपों पर तो हमने उत्तर भारत का मैदान देख लिया, लेकिन महासागरों में भी गर्त मौजूद हैं। प्लेटों के सीमांतीय क्षेत्रों में जहां पे प्लेटों का अभिसरण हो रहा है, दो प्लेटें टकरा रही हैं, उनके समानांतर ही गर्त का निर्माण हो रहा है। ये गर्त जो है वो गहरी खाइयों के रूप में होते हैं, है ना, गहरी खाइयों के रूप में होते हैं। अभी तक देखा जाए तो अलग अलग महासागरों में अभी तक टोटल 57 गर्तों को खोजा गया है। टोटल कितनी गर्त हैं? 57 गर्तों की खोज की गई है ना, गर्तों की खोज की गई है। इन गर्तों में देखें तो लगभग 32 है ना, 32 जो हैं वो 32 प्रशांत महासागर प्रशांत महासागर में है ना 32, प्रशांत महासागर में 29 जो है 29 वो अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में, और कितना बचा 32 कितना हो जाएगा 61 नहीं होगा ही 57 तो ये ठीक है 51 ठीक है। तो 51 में से अगर देखें तो 6 जो हैं वो हिंद महासागर में, हिंद महासागर में खोजे गए हैं। ठीक है, अटलांटिक और प्रशांत और हिंद महासागर में 57 गर्तों की खोज की गई है। इनकी जो औसत गहराई है ना वो लगभग 5500 मीटर है, 5500 मीटर है ना। मैंने कल बताया था ना कि ऐसे ही कुछ आकार के गर्त होंगे है ना महासागरों में। ये महासागरीय धरातल है और महासागरीय धरातल जो है वो कहीं कहीं पर गड्ढेनुमा आकृति का है। ठीक, और यहाँ पर महासागरों की जो गहराई है वो कम हो जाती है ना। मैंने क्रस्ट मेंटल प्रवार में क्रस्ट मेंटल कोर पढ़ाते टाइम पे हमने बताया था कि जहां पर गर्त मौजूद हैं वहां पे महासागरीय धरातल की चौड़ाई या गहराई कम हो जाती है। ठीक, वहां पर क्रस्ट सबसे कमजोर, सबसे पतला होगा। तो ये गर्त हैं जो हमने देखा था। अब अलग अलग कुछ मुख्य गर्तें हैं जो कि प्रशांत महासागर में स्थित हैं, अटलांटिक और इंडियन ओशियन में हैं। तो जो प्रशांत महासागर में है उनको देख लेते हैं। प्रशांत महासागर की गर्तें है ना, प्रशांत महासागर की गर्तें, ट्रेंचेस ऑफ पैसिफिक ओशियन। अब लिखिए उसमें उत्तरी प्रशांत महासागर में क्या देखेंगे। उत्तरी प्रशांत महासागर में से उत्तरी और दक्षिणी दो भागों में डिवाइड करेंगे है ना, या फिर ऐसे की बजाय हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। ये है उत्तरी और ये है दक्षिणी। उत्तरी जो प्रशांत महासागर है उसमें कौन कौन सी
जैसे कि अल्यूशियन, अल्यूशियन अल्यूशियन गर्त जो है वो उत्तरी प्रशांत महासागर में है, उत्तरी प्रशांत महासागर में है ना। क्यूराइल, क्यूराइल जापान, इनके आगे गर्त जरूर रहेगा, जापान गर्त जैसे, ठीक। अल्यूशियन गर्त, क्यूराइल गर्त, जापान गर्त, बेनिन गर्त, बेनिन गर्त है ना, फिलीपींस या मिंडाओ, मिंडाओ गर्त है ना, फिलीपींस या मिंडाओ गर्त। चैलेंजर, चैलेंजर या मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना, मेरियाना गर्त है ना। ये कुछ ट्रेंचेस हैं, कुछ गर्त हैं जो उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित हैं, है ना। मेरियाना ट्रेंच जो है वो वर्ल्ड की डीपेस्ट, वर्ल्ड की डीपेस्ट मेरियाना गर्त जो है वो विश्व की सबसे गहरी गर्त है। कितनी गहराई है इसकी? गहराई इसकी 11,034 मीटर है, मतलब 11 किलोमीटर के आसपास है ना। 11 किलोमीटर से भी ज्यादा गहरी है ये खाई, ठीक। फिर आते हैं दक्षिणी प्रशांत महासागर में टोंगा, है ना, टोंगा सुना होगा, टोंगा टोंगा और कर्माडेक। टोंगा जो है वो वर्ल्ड की सेकेंड डीपेस्ट है, यहां लिख लेते हैं हम लोग। टोंगा गर्त विश्व की दूसरी सबसे गहरी गर्त है। दूसरी सबसे गहरी गर्त है ना। अब इसके अलावा पेरू चिली या आटाकामा गर्त, गर्त है ना, ये जो है वो प्रशांत महासागर के गर्ते हैं, है ना, उत्तरी और दक्षिणी। टोंगा जो है वो सेकंड डीपेस्ट वर्ल्ड ट्रेंच है। करमाडिक ये भी दक्षिणी प्रशांत महासागर में पाया जाता है, पाई जाने वाली गर्त है ना। ऊपर यहां से प्रश्न काफी पूछे गए हैं क्योंकि थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इतने सारे फैक्ट्स याद करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता, फिर भी कोशिश करिएगा। अल्यूशियन, क्यूराइल, जापान, बेनिन, फिलीपींस, चैलेंजर, ये है, ठीक। दक्षिणी प्रशांत महासागर में टोंगा, करमाडिक, पेरू चिली, है ना। तीन है। ठीक है, एक और चीज यहां पे देख लेते हैं।
आटाकामा गर्त जो है वो विश्व की सबसे लंबी गर्त है, ये है ना। विश्व की सबसे लंबी गर्त है कौन सी? अटाकामा, अटाकामा विश्व की सबसे लंबी गर्त है ये, ठीक। अब आइए अटलांटिक ओशियन का देख लेते हैं, अटलांटिक ओशियन का। अटलांटिक महासागर की गर्तें, अटलांटिक महासागर की गर्तें, अटलांटिक महासागर की में 2 ही 3 गर्तें हैं, जैसे कि प्लूटोरिको, प्लूटोरिको गर्त है, केमन गर्त है, केमन, है ना, केमन गर्त है, प्लूटोरिको और केमन गर्त। है ना, ये उत्तरी हो जाएगा। दक्षिणी में क्या है? दक्षिणी में साउथ सैंडविच गर्त, साउथ सैंडविच गर्त, साउथ सैंडविच गर्त, या जो दूसरी है वो है रोमांस गर्त, रोमांस गर्त। ये दक्षिणी अटलांटिक ओशियन में है, दक्षिणी अटलांटिक ओशियन में है। ठीक है, अब इंडियन ओशियन का, हिंद महासागर की गर्तें, है ना, हिंद महासागर की गर्तें। यहां पे देखेंगे तो एक है डायमेंटिना, डायमेंटिना गर्त, ये इंडियन ओशन की डीपेस्ट है, हिंद महासागर की गहरी, हिंद भारती के लिए, हिंद महासागर की सबसे गहरी गर्त है ना, हिंद महासागर की सबसे गहरी गर्त है। जावा या सुंडा गर्त, जावा या सुंडा गर्त है, इसे ये जावा द्वीप के आसपास है ना, जावा द्वीप के आसपास वाला क्षेत्र जो है वहां पर पाया जाता है। ठीक, ये है गर्तें, विश्व की कुछ गर्तें हैं जो आपको याद रखना है, इन्हें कम से कम आपको इतना तो याद रहना चाहिए। और भी गर्तें हैं, हमने देखा था कि 57 गर्तें हैं, लेकिन फिर भी इसमें से कोई भी छोड़िएगा नहीं, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, खासतौर पे मेरियाना ट्रेंच, है ना, मेरियाना ट्रेंच को ज्यादा पूछा गया है, या फिर डायमेंटिना, डायमेंटिना जो ट्रेंच है जो इंडियन ओशियन में पाया जा रहा है उसके बारे में कई बार बात की गई है। यूपीपीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, दोनों में यहाँ पे बातचीत की गई है। ठीक है, मतलब प्री में काफी पूछा गया है प्रश्न यहाँ से। अब आइए देखते हैं उस ओशियनिक करंट्स, है ना, या फिर अभी और भी चीजें हैं, जैसे कि गुआट क्या होता है ना, गुआट क्या होगा, थोड़ा सा अभी और भी है बाकी, क्योंकि हमने क्या देखा था,
ठीक है, गर्तें हो चुकी थी, अब गुआट बाकी है। गुआट को थोड़ा सा 2 ही लाइन में समझना है, ज्यादा है नहीं, है ना। ये क्या होंगे कि ओशियनिक फ्लोर पर उठे हुए कुछ भाग होंगे जो कि समुद्री जल स्तर से ऊपर नहीं उठते हैं, है ना। ये ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। ज्वालामुखी लावा जो है उसके ठंडे होने के फलस्वरूप एक पहाड़ी नुमा आकृति होती है। पहाड़ी नुमा नहीं होगी, शीर्ष इसका सपाट होगा, है ना। यहाँ पे शीर्ष जो है इसका सपाट होता है, यहाँ पे चोटी नहीं होती है। ठीक, पहाड़ी का सबसे, अगर कोई पहाड़ी है ना तो उसमें चोटी जरूर होगी, उसकी पीक जरूर होगी। लेकिन अगर वहां पे पीक नहीं है तो या तो वो पठार होगा, या तो फिर अगर महासागरों में है तो वो गुआट की आकृति का हो सकता है। तो चोटी तो है नहीं इसमें, इसलिए ये गुआट है जो समुद्री जल स्तर से ऊपर तो नहीं उठ पाता है, लेकिन ज्वालामुखी लावा द्वारा निर्मित होता है, इसे गुआट बोलते हैं, है ना। महासागरों में निर्मित होता है, ये एक प्रकार की स्थलाकृति है, उच्चावच है ना, उच्चावच है। एक और भी बातें हैं, हम लोगों ने महाद्वीपीय उभार में एक टॉपिक पढ़ा था, एक वर्ड देखा था, केनियन, है ना। केनियन क्या होते हैं, केनियन को देख लेते हैं। केनियन, ठीक है, ये तो इंग्लिश वर्ड है, इसको कंदराएं बोलते हैं, कंदराएं। कंदराएं क्या होती हैं, ये समुद्र में स्थित कुछ खाइयां हैं ना, जैसे कि अभी हमने ट्रेंच के बारे में देखा था, तो ट्रेंच क्या है, वो भी वो महासागरीय सीमांतों पर स्थित कुछ गर्त है या गहरी खाइयां होती हैं, उन्हें गर्त बोलते हैं। ये कैनियन क्या होते हैं, कैनियन जो है वो महासागरीय मग्न तट, महासागरीय मग्न ढाल या महासागरीय उभार, सॉरी, महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल और महाद्वीपीय उभार में स्थित कुछ खाइयां होती हैं, है ना। और इनका निर्माण ज्वालामुखी के पंख प्रवाह से होता है। ज्वालामुखी या भूकंप आने के बाद एक पंख प्रवाह होता है और उसके अपर्दन क्रिया के फलस्वरूप ये खाइयां बनती हैं, ठीक है, ये खाइयां बनती हैं। ये अक्सर नदियों के मुहाने पर बनते हैं, है ना, नदियों के मुहाने पर बनेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे 2-3 बातें बोली हैं। पहली तो मैं बोल रहा हूं कि ये महाद्वीपीय सीमांतीय क्षेत्रों में, महाद्वीपीय सीमांतीय क्षेत्रों मतलब जहां पर महाद्वीपीय तट है, मग्न ढाल है और महासागर महाद्वीपीय उभार है, इन तीनों में ही कहीं ये पाई जाने वाली गर्तें हैं वो खाइयां होती हैं, है ना। बहुत गहरी तो नहीं होती हैं, ट्रेंच जैसी नहीं होंगी ये, है ना। इनका जो निर्माण है वो उन क्षेत्रों में होता है जहां पे नदियों के द्वारा निक्षेपण किया जाता है, ठीक है, नदियों के निक्षेप से बनते हैं, नदियों के मुहाने पर बनेंगे, क्योंकि नदियों के निक्षेपण कहां पर होगा, नदियों के मुहाने पर, जहां पर नदी महासागरों से जाकर मिलती है ना, तो वहां पर निक्षेपण किया जाएगा और उसी के मुहाने पर, जैसे कि हडसन नदी है, हडसन नदी के मुहाने पर हडसन कैनियन या हडसन कंदराए हैं, कंदरा है, ठीक। ऐसे ही बेरिंग सागर में सबसे ज्यादा वो कैनियन पाए जाएंगे, है ना। कैनियन जो है, कंदराएं जो हैं वो बेरिंग सागर में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। बेरिंग सागर में जैसे कि बेरिंग कैनियन, है ना, बेरिंग कैनियन, प्रिबिलाफ, कैनियन, ये भी कहां पे है, ये जो है बेरिंग सागर में पाया जाता है, बेरिंग सागर में पाया जाएगा, है ना। ये कंदराएं हैं जो कि महासागरों में पाई जा रही हैं। महासागरीय कंदराओं को स्पष्ट करने के लिए एक पंख प्रवाह का सिद्धांत दिया गया था, पंख प्रवाह सिद्धांत, पंख प्रवाह सिद्धांत यहां पे लिखा है, पंख प्रवाह सिद्धांत। पंख प्रवाह का सिद्धांत दिया गया था,
पंख प्रवाह सिद्धांत के अनुसार इसमें बताया गया है कि महासागरों में भूकंप, ज्वालामुखी या भूस्खलन जैसी क्रियाओं के फलस्वरूप पंख तरंगों की उत्पत्ति होती है ना, पंख तरंगों की उत्पत्ति होती है। और इन पंख तरंगों की उत्पत्ति के फलस्वरूप के अपर्दन, पंख तरंगों की उत्पत्ति होगी, है ना। उत्पत्ति के फलस्वरूप यहां पर पंख तरंगों की उत्पत्ति होगी और इन पंख तरंगों के अपर्दन से जो है वो कंदराओं का निर्माण होगा, कंदराएं बनेंगी। यही है पंख तरंग का या पंख प्रवाह सिद्धांत। ठीक है, पंख प्रवाह सिद्धांत। ये कंदराएं अब देखिएगा, शोल, शोल क्या होते हैं? बैंक, है ना। ये शोलिंग बैंक देख लेते हैं पहले। बैंक या, है ना, बैंक ही बोलेंगे इसको हिंदी में भी। ये क्या होते हैं? ये महाद्वीपीय सीमांत, जहां पे महाद्वीपीय ढाल, मंगतट और महाद्वीपीय उभार होगा, उन क्षेत्रों में कुछ उथले क्षेत्र होंगे ना, पठारनुमा आकृति बनेगी, होती है ना। उन्हीं आकृतियों को क्या बोलेंगे? बैंक बोला जाता है। यहाँ पे जल स्तर काफी कम होता है लेकिन नौ संचालन यहाँ पर किया जा सकता है। ये उथले क्षेत्र होते हैं। कहाँ पे? महाद्वीपीय सीमांत में उथले क्षेत्र, ठीक है। जल स्तर कम होगा और लेकिन इतना होगा कि यहाँ पे नौ संचालन, ये नौकाएं जो हैं वो चल सकती हैं। ठीक है, नौ संचालन हो सकता है, नौ संचालन हो सकता है। ठीक, तो ये है बैंक। कुछ फेमस जो प्रसिद्ध बैंक हैं जिनसे प्रश्न पूछा गया है वो है जैसे कि डागर बैंक, है ना, डागर बैंक, डागर बैंक होगा, डागर बैंक। ये जो है उत्तरी अटलांटिक ओशियन में पाया जाता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में डागर बैंक, है ना। ली हावरे ली हावरे बैंक जो है ये भी उत्तरी या उत्तर पूर्वी अटलांटिक ओशियन में ही पाया जाएगा, उत्तर पूर्वी अटलांटिक ओशियन में पाया जाएगा। सेंट ग्रैंड बैंक, ये कनाडा के न्यू फाउंडलैंड के आसपास, कनाडा के न्यू फाउंडलैंड के आसपास पाया जाएगा। के आसपास पाया जाएगा, है ना। इसको लिखते ही चलिएगा सारा पूरा, अब इसको ऐसे फैक्ट जो है वो लिखवाया नहीं जा सकता, है ना। सेंट जॉर्ज एवं सेंट पियरी, ये जो है उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में पाया जाएगा, है ना, उत्तर
उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में पाया जाएगा। ये है ठीक है। अब आइए देख लेते हैं अटलांटिक वो महासागरीय जलधाराएं, है ना, ओशनिक करंट्स, ओशनिक करंट्स, ओशनिक करंट्स, ये हम लोगों का टॉपिक 2 है ना, टॉपिक 2 है ये, अटलांटिक ओशियन, वो सॉरी, महासागरीय जलधाराएं। महासागरीय जलधाराएं जो हैं वो क्या होती हैं, जो महासागर है ना उसका जल घूमता रहता है, उसका परिसंचरण होता रहता है ना, सर्कुलेशन होता रहता है, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से सॉरी ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर या विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर भी परिसंचरण होता है। अच्छा, इनसे जलधाराओं का मतलब क्या है, जलधाराएं कैसे बनती हैं, तो कैसे बनती हैं वो भी हम देखेंगे, लेकिन हम ये देखेंगे महासागरीय जलधाराएं होती क्या है। तो महासागरीय जलधाराएं जो हैं वो महासागरों में चलने वाली धाराएं होती हैं और इसमें बहुत बड़ी जलराशि साथ में होती है और बहुत लंबी दूरी होती है ना, एक बड़ी जलराशि काफी लंबी हजारों किलोमीटर तक प्रवाहित होती है क्षैतिज दिशा में, है ना, क्षैतिज दिशा में। तो महासागरीय जल का क्षैतिज रूप से हजारों किलोमीटर तक के प्रवाह को महासागरीय जलधाराएं या ओशनिक करंट कहा जाता है, ओशनिक करंट कहा जाता है ना। मतलब कि महासागरीय जलधाराएं एक काफी लंबी दूरी तय करती हैं, है ना, जल जो है एक बड़ी विशाल राशि जो है वो काफी दूरी तक हजारों किलोमीटर तक क्षैतिज रूप से संचलन करती है और इसे ही जलधाराएं कहते हैं, महासागरीय जलधाराएं। चूंकि महासागरों में चलती हैं तो इन्हें महासागरीय जलधारा कहते हैं। महासागरीय जलधारा की उत्पत्ति के पीछे कई कारक हैं, है ना, महासागरीय जलधारा को प्रभावित करने वाले कई कारक विद्यमान हैं, जैसे कि पृथ्वी की घूर्णन के कारण, पृथ्वी के अपने जगह पर ही घूमने के कारण जो है कई प्रकार के घूर्णन होने के कारण भी महासागरीय जल की दिशा तय होती है ना, इनसे दिशा तय होती है, दिशा कह रहा हूं, इनकी उत्पत्ति होती है, ठीक है। उत्पत्ति होती है, एक बार हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा विजुलाइज कर लेंगे ओशियनिक करंट को। देखिएगा इसको थोड़ा, ये ऐसे ही महासागरों का जल ऐसे ही आगे की ओर बढ़ता रहता है ना, ये देखिएगा। size and shapes of the continents, the prevailing winds, and even water density. Ocean currents caused by prevailing winds are called drift currents. In the northern hemisphere, the circulation of the oceans is clockwise, and in the southern hemisphere, the currents are anti-clockwise. Currents originating from the polar regions carry cold water. There's the California current, the Peru or Humboldt current, the Labrador, Canaries, Benguela, the Antarctic circumpolar currents, and the Oyashio.
Currents originating from the equatorial regions carry warm water. There's the Gulf Stream and North Atlantic Drift, the Brazil Current, the North and South Equatorial Currents, and the Kuroshio. So perhaps it's not so surprising that many of the items that are washed ashore originate from far-off places, thousands of miles away. So क्या आप जानते हैं कि winds और ocean currents northern hemisphere में lie direction में और southern hemisphere ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो ओशियनिक करंट्स हैं, महासागरीय जलधाराएं हैं, वो दो तरह की होती हैं, है ना। एक तो ठंडी जलधाराएं और दूसरी गर्म जलधाराएं। इन्हीं के माध्यम से जल का परिसंचरण होता रहता है। जल जो है वो मिलता रहता है, घूमता रहता है। आपने सुना होगा कि एक रुके हुए जल में, रुके हुए शांत जल में अक्सर वो खराब हो जाता है पानी, है ना, कीड़े पड़ जाते हैं उसमें। लेकिन महासागरों का जो जल है वो खराब नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनका परिसंचरण होता रहता है, वो घूमते रहते हैं, है ना। वो हमें दिखता नहीं है, लेकिन वो अंदर से एक चक्र के आकार, जैसे संवहन धाराओं के रूप में चक्कर लगाते हैं ऐसे। ठीक है, ये क्यों होता है? इसके लिए, इसकी उत्पत्ति और इसकी दिशा के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं, है ना, कई कारक जिम्मेदार हैं। जैसे कि है ना, देखिए कारक, है ना। तो पृथ्वी की जो आकृति है और उसके घूर्णन के कारण भी इस पर प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी जो पहला है वो है पृथ्वी के घूर्णन एवं आकृति के कारण, है ना। पृथ्वी के घूर्णन और आकृति के कारण जो है वो महासागरीय जलधाराएं जो हैं वो जलधाराओं को ये प्रभावित करता है। जैसे कि इसके कारण क्या दो चीजें उत्पन्न होती हैं। एक तो गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, इसको डिटेल में पढ़ेंगे अभी यहाँ पे हम लोग ये मेंशन कर रहे हैं कि वे कौन कौन से कारक हैं जो महासागरीय जल को प्रभावित करते हैं, है ना। उनकी दिशा को तय करते हैं और उनकी दिशा को तय करते हैं बेसिकली गुरुत्वाकर्षण बल और कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल तो आप लोग जानते हैं, और कोरियोलिस बल क्या है? होता क्या है कि एक्चुअली ये जो, फिर से मैं एक बार समझा देता हूं, फिर वीडियो दिखाता हूं आपको। हमने अर्थ के शेप वाले चैप्टर में देखा था, है ना, पृथ्वी की संरचना में हमने देखा था कि पृथ्वी की जो गति है वो विषुवत रेखा पर 1690 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रहा है, और जबकि ध्रुवों पर बहुत ही कम है, नगण्य है, लगभग 0.008 किलोमीटर पर आवर है ना, बिंदु के रूप में है। क्योंकि त्रिज्या सबसे ज्यादा होती है विषुवत रेखा पर, इस वजह से वहां पर गति भी सबसे ज्यादा होती है ना, गति भी सबसे ज्यादा होती है। और वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल भी सबसे कम लगता है। कहां पर? विषुवत रेखा पर। और ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है। क्योंकि 1600 किलोमीटर की गति से पृथ्वी मूव कर रही है, घूर्णन कर रही होती है अपने अक्ष पर, तो जो महासागरीय जल है वो उतनी स्पीड से नहीं घूम पाता, है ना, उतनी स्पीड से नहीं घूम पाता जितने की विषुवत रेखा पर विषुवत रेखा पर पृथ्वी घूम रही है। तो होता क्या है कि वो उसके प्रतिरूप में चक्कर लगाने लगती है ना। जो महासागरीय जलधारा है वो उसके विपरीत दिशा में घूमने लगती है। और यह जो है कारण क्या है, यहाँ पर एक पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो है ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, इस दिशा में पृथ्वी घूर्णन कर रही है, तो इसके अपोजिट में एक बल लगता है जिसे कोरियोलिस बल कहते हैं, कोरियोलिस फोर्स कहा जाता है ना। एक विशेषज्ञ थे जिनका नाम जी कोरियोलिस था, उन्हीं के नाम पर पड़ा है ये कोरियोलिस फोर्स, उन्होंने ही इसको देखा था। कोरियोलिस बल के कारण ही जो अर्थ है वो देखा जाता है कि विषुवत रेखा के मतलब ऊपर नॉर्थ वाले हिस्से को, मतलब जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध है, उसमें पवने जो हैं या जलधाराएं जो हैं वो दाहिनी ओर, मतलब राइट
टुवर्ड्स राइट मुड़ जाती हैं, दाहिनी ओर मुड़ जाएंगी, ठीक है। और जो पौने साउथर्न हेमिस्फीयर में है वो दक्षिण कह रहा हूं, वो अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं, ठीक है। ये ऐसा कोरियोलिस फोर्स के कारण होता है, और ये ज्यादा बहुत दूर तक नहीं लगता, बल्कि लगभग माने तो जीरो मतलब विषुवत रेखा से कर्क रेखा या मकर रेखा के बीच ही कोरियोलिस बल लगता है ना, क्योंकि वहीं पर स्पीड सबसे ज्यादा है, उसके बाद स्पीड थोड़ा कम होती जाती है। आइए देख लेते हैं। देखिएगा, So, क्या आप जानते हैं कि विंड्स और ओशन करंट्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट डायरेक्शन में और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट डायरेक्शन में टू टर्न होती है। चलिए जानते हैं। अर्थ की शेप को अगर हम ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि ये स्फीयर नहीं बल्कि जियोइड शेप का है, यानी असल में अर्थ पोल से फ्लैट और इक्वेटर से बर्न्ट आउट है। इसका मतलब इक्वेटर का सर्कमफेरेंस ज्यादा होता है और पोल्स की तरफ बढ़ने पर सर्कमफेरेंस कम हो जाता है। अर्थ रोटेशन के दौरान सेम टाइम पे रोटेशन कंप्लीट करने के लिए इक्वेटर पे रोटेशनल स्पीड काफी हाई होती है, तो वहीं पोल स्पीड काफी लो रहती है। इक्वेटर पर जहां एक घंटे में 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अर्थ रोटेट करती है, तो पोल्स पर मात्र 0.0008 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। रोटेशनल स्पीड में डिफरेंस की वजह से अर्थ पे एक फोर्स जनरेट होती है जिसे कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। इस फोर्स का इफेक्ट पोल्स पर मैक्सिमम होता है और इक्वेटर पर मिनिमम। कोरियोलिस फोर्स के कारण ही विंड्स और ओशन करंट्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपने राइट की तरफ और सदर्न हेमिस्फीयर में अपने लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। इसी कोरियोलिस फोर्स की वजह से साइक्लोन्स की सिलेंड्रिकल शेप में सर्कुलर मूवमेंट भी पॉसिबल हो पाता है। We hear about strange things from distant places being washed up on our shores all the time. But how do they get there? Ocean currents and a movement. ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि कोरियोलिस बल के कारण जो है वो उत्तरी गोलार्ध में पौने अपने दाईं ओर, बल्कि जो दक्षिणी कह रहा हूं, हाँ दक्षिणी गोलार्ध है वो पौने अपने बाईं ओर मुड़ जाती है ना। इसको क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी कहा जाता है ना। क्लॉकवाइज इस तरफ मुड़ेगा, ठीक है, ये पूरी पृथ्वी है। तो यहां पर क्या है कि विषुवत रेखा के उत्तरी वाले क्षेत्र को क्या बोला गया है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसको साउदर्न हेमिस्फीयर बोला गया है। यहां पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस बल के कारण पौने अपने दाईं ओर बल्कि क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज, और जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगी है ना, अपने लेफ्ट ओर जब बाएं ओर मुड़ जाएंगी, ठीक है, इसी को बोला गया। अब यहां पर क्या लिखा है देखिएगा, ये क्या है, विश्व की कुछ धाराएं हैं, जलधाराएं हैं है ना, विश्व की कुछ जलधाराएं हैं। देखिए यहां पर ये है, एक बार मैं बाउंड्रीज बना देता हूं तो और क्लियर हो जाएगा। ये ठीक है, ये हुआ उत्तरी अमेरिका, और ये दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। यहां पर अफ्रीका है, ये देखिएगा, ठीक, और यहां पर ये यूरोप वाला क्षेत्र, यूरेशिया पूरा, यहाँ पे इंडिया, और ये ऐसे, ठीक है। तो ये रहा पूरा वर्ल्ड मैप। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ये न्यूजीलैंड का क्षेत्र है, यहाँ पे साउथ एशियन कंट्रीज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखेंगे वर्ल्ड मैप में कि कई सारी जो महासागरीय जलधाराएं हैं वो हमें ओशियन में दिख रही होंगी, जैसे कि यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम दिख रही है, गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम, यहाँ पे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है ना, लैब्राडोर
इस तरह से अभी हम एक एक ओशियन में देखेंगे कि कौन कौन से वो जलधाराएं हैं। फिलहाल अभी हम क्या देख रहे थे कि वे कौन कौन से कारक हैं जो महासागरीय जलधाराओं को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल और कॉरियोलिस बल जो है, इसके कारण महासागरीय जलधाराएं प्रभावित होती हैं। इसके अलावा कुछ महासागरीय फैक्टर भी हैं। महासागरीय फैक्टर जैसे कि महासागरों का तापमान, उनका टेम्परेचर भी डिसाइड करेगा कि महासागरीय जलधाराएं किस ओर प्रवाहित होंगी। दूसरा दाब, ठीक है, दाब और उनकी लवणता, ठीक है, लवणता, तापमान, लवणता, ठीक है, लवणता, यहाँ पे आप घनत्व तो लिख सकते हैं, ज्यादा बेटर होगा, घनत्व, है ना। ये महासागरीय कारक हैं जो महासागरीय जलधाराओं को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा कुछ वायुमंडलीय कारक भी होंगे, है ना, वायुमंडलीय कारक। एक और भी इसमें हो सकता है महासागरीय में, अगर हिम का पिघलना, है ना, हिम जो है वो भी अगर पिघलेगा तो उससे भी कुछ प्रभाव पड़ता है, हिम का पिघलना। ध्रुवीय क्षेत्रों में जो बर्फ है ना, उसके पिघलने से ध्रुवीय क्षेत्रों में जलधाराओं की उत्पत्ति होती है, वहां पर महासागरीय जल का जलस्तर थोड़ा सा बढ़ जाता है, उससे महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति होती है। तो महासागरीय जलधाराओं के लिए हिम का पिघलना भी एक कारक हो जाएगा। इसके अलावा वायुमंडलीय कारक, वायुमंडलीय कारक जो है उसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि बहुत ही महत्वपूर्ण है पवने, है ना, सबसे महत्वपूर्ण जो है वो क्या है, पवने, है ना। जो विंड्स चलती हैं वो महासागरीय जलधाराओं की दिशा को तय करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कारक है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, अभी हम डिस्कस करेंगे ये कैसे है। वर्षण, है ना, दूसरा क्या है, वर्षण, वायुदाब, ठीक, वायुदाब, ये वायुमंडलीय कारक हैं। है ना, वायुमंडलीय कारक हैं। वर्षण होगा तो वाष्पीकरण भी होगा, है ना, ये है। अब इन कुछ ऐसे भी कारक हैं जो इनकी दिशा को प्रभावित करते हैं। कारक कौन से हैं, जैसे कि तट रेखा की आकृति कैसी है, तट रेखा की आकृति कैसी है। तट रेखा की आकृति का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन में इंडिया है, और कोई जलधारा जो है वो इसे टकराएगी, तो इससे क्या होगा, एक इधर भाग उड़ जाएगा, एक दूसरी भाग इधर की ओर चला जाएगा। मतलब क्या हुआ कि जो तट रेखा है ना, तट जो है वो भी डिसाइड करेगा कि महासागरीय जलधाराओं की दिशा क्या होगी। मान लीजिए कोई जलधारा जो है वो कैरेबियन आइलैंड से टकराएगा तो दो भागों में डिवाइड नहीं हो जाएगा, तो इसे क्या होगा, तट रेखा की आकृति भी डिसाइड करेगी। इसके अलावा सागरीय नितल उच्चावच भी होगा। मान लीजिए कहीं पर पहाड़ियां हैं या द्वीप है तो उससे भी तो दिशा तय हो जाएगी, है ना, दिशा तय होगी। सागरीय नितल, स्थलाकृति, ठीक है, सागरीय नितल स्थलाकृति।
ठीक है, तो आइए अब एक एक कारकों को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल। विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम होता है और ध्रुवों की ओर जैसे जैसे बढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ जाएगा। ठीक, तो जहां पर भी गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होगा, है ना, वहां पर जल स्तर अपेक्षाकृत नीचे होगा। ठीक, अपेक्षाकृत नीचे होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है वो महासागरीय जलधाराएं प्रभावित होती हैं। गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है, जबकि जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे, उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ता जाएगा। जब जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक होगा, वहां पर जल जो है वो अपेक्षाकृत नीचे होगा, उसका जल स्तर नीचे होगा। ठीक, और जहां पर जल स्तर कह रहा हूं, गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो कम होगा, वहां पर जल जो है अपेक्षाकृत ऊंचे स्तर पर होगा, उसका जल स्तर ऊंचा होगा। तो क्या होता है कि विषुवत रेखा के पास जल स्तर ऊंचा हो जाएगा, क्योंकि वहां पर महासागरीय, यहां पर ऐसे लिखते चलते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगी। गुरुत्वाकर्षण बल, है ना, इसको जी से डिनोट करते हैं हम लोग अब आगे से। तो मान लीजिए ये विषुवत रेखा है ना, विषुवत रेखा पर जो जी है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम होती है। ठीक है, इसलिए यहां पर जल स्तर इसका ऊंचा होगा। ठीक है, ऊंचा हो जाएगा, जबकि ध्रुवों पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका मान सर्वाधिक होता है, इसलिए यहां पर जल स्तर नीचा होगा। ठीक है, और जो जल का प्रवाह है, महासागरीय जलधाराएं हैं, वो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होंगी। ठीक, ये एक कारण है। दूसरा, कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल, मैंने बताया था अभी कि जीजी कोरियोलिस एक विशेषज्ञ थे, उन्होंने इस बल की खोज की थी। उन्होंने बताया कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण महासागरीय जलधाराएं भी प्रभावित होती हैं, है ना, ये इनकी दिशा को प्रभावित करता है। ये महासागरीय जलधाराओं की दिशा को प्रभावित करता है। ठीक है, महासागरीय जलधाराओं की दिशा को प्रभावित करेगा, और ये पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूर्णन कर रही है। रोटेशन जो है उसका कैसा है, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर है ऐसे। और इसके कारण क्योंकि यहां पर रेडियस जो है वो सबसे ज्यादा हो जाएगा, रेडियस यहां पर ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होगा पृथ्वी का। ठीक, और रेडियस का मतलब यहाँ पे रेडियस विषुवतीय रेखा बनेगी, विषुवत वृत्त बनेगा, और यहाँ पर इसकी जो स्पीड है वो लगभग 1690 प्रति किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा हो जाएगी, और इसलिए जो है यहाँ पर केंद्र विमुखी बल भी सर्वाधिक लगेगा। ठीक, और यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से 0 डिग्री से लगभग 30 डिग्री के आसपास जो है यहाँ पे एक बल बनेगा।
इसी घूर्णन के कारण, इतनी स्पीड होने के कारण एक बल बनेगा जो कि पृथ्वी की रोटेशन के अपोजिट में होगा, है ना। गुरुत्व जो कोरियोलिस बल है उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, है ना, ये हो जाएगी। अब देखिए ये कोरियोलिस बल के कारण ही जो है वो पवने जो हैं वो ऐसे, मतलब ये क्लॉकवाइज है ना, घड़ी की सुइयां जिस तरह मूव करती हैं उसी दिशा में, मतलब दाहिनी ओर, राइट वर्ड्स, ठीक है। और जो पवने हैं वो दक्षिणी गोलार्ध में ये अपने लेफ्ट ओर मुड़ जाएंगी, है ना, लेफ्ट ओर मुड़ जाएंगी, ठीक। तो इसे ही ये कोरियोलिस बल के कारण होता है, ठीक है। तो महासागरीय जलधाराएं जो हैं वो उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं, ठीक। ये कोरियोलिस बल के कारण होता है। एक बार फिर से आपने एबीएस देखा है, एबीएस टेक्नोलॉजी जो है वो बाइक्स में आने लगा है ना। इसमें क्या होता है कि जब इसको बोलते हैं फुल फॉर्म इसका एंटी ब्रेकिंग सिस्टम, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम। इसमें क्या होगा कि जब आप ब्रेक लगाते हैं ना तो एक अंदर से रिवर्स में चलती है फोर्स लगेगा रिवर्स में। मान लीजिए आप ब्रेक लगा रहे हैं तो ब्रेक एक तो आगे की तरफ और जो पहिया जा रहा है उसको घुमाएगा और एक रिवर्स में भी चलेगा। इसे दो तरह का ब्रेक लगता है साथ में। ऐसे ही क्या है कि जिस ओर पृथ्वी घूर्णन कर रही है जिस दिशा में, उसके अपोजिट में एक फोर्स लगेगा, है ना, उसी को कोरियोलिस बल कहा गया है। बहुत अगर ये नहीं समझ में आएगा तो आप इसके पीछे मत पड़िएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं विशेष, यही इतना है। और अगर आप कहीं और से भी देखेंगे पढ़ेंगे तो सिर्फ आपको इतना ही मिलेगा, ठीक है। बहुत समझने वाला नहीं है कॉन्सेप्ट इसमें कुछ, बस इसमें इतना ही जानना है कि जो पवने हैं या महासागरीय जलधाराएं हैं वो उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर, बल्कि दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं ओर घूम जाती हैं। आपको इतना ही देखना है। अब आते हैं अगला, कोरियोलिस बल देख लिया हमने, फिर आइए देखते हैं लवणता, सैलिनिटी, है ना। इसमें क्या है कि लवणता बढ़ने पर, है ना, जब भी महासागरीय जलधाराओं में लवणता बढ़ेगी तो उसका घनत्व बढ़ेगा, और जब घनत्व बढ़ेगा तो जल स्तर जो है वो नीचे की ओर जाएगा, ठीक है। समझिए इस बात को कि ध्रुवों के आसपास, मतलब बर्फ जो है ना, उसमें लवणता ज्यादा होती है, उसकी सैलिनिटी ज्यादा होगी और उसका घनत्व भी जल की अपेक्षा, मतलब विषुवत रेखा पर जो जल होगा ना उसकी अपेक्षा उसका घनत्व कम हो, ज्यादा हो जाएगा। और जब ज्यादा हो जाएगा तो उसका जल स्तर भी नीचा हो जाएगा। देखिएगा लवणता बढ़ने से, लवणता बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ जाएगा, और जब घनत्व बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, घनत्व बढ़ने से जल स्तर नीचा होगा, है ना, जल स्तर नीचा होता है, ठीक, जल स्तर नीचा होगा। क्लियर है। अब इसका एक उदाहरण है, जैसे कि अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक महासागर का जल जो है वो भूमध्य सागर की ओर बहता है। क्यों? क्योंकि भूमध्य सागर का जो जल है वो अपेक्षाकृत ऊंचा है, सॉरी नीचा है, क्योंकि इसकी जो लवणता है, यहाँ पर सैलिनिटी है, वो अटलांटिक ओशियन के कंपैरिजन में ज्यादा है। क्लियर है, अटलांटिक ओशियन के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो ये जिब्राल्टर एक स्ट्रेट है, जब जिब्राल्टर जलसंधि है, जलसंधि है ना, उससे जो है ये जो जल है अटलांटिक ओशियन से भूमध्य सागर की ओर प्रवाहित होने लगता है ना, प्रवाहित होने लगेगा।
ठीक है। अब देखिए तापमान, अगला फैक्टर क्या होगा, टेम्परेचर, तापमान। तापमान, जिन क्षेत्रों में तापमान अधिक होगा वहां पर जल स्तर अपेक्षाकृत उच्च होगा, है ना, जल स्तर उच्च हो जाएगा। जब तापमान अधिक होगा तो वहां का जो जल स्तर है उच्च होगा। क्यों? क्यों? क्योंकि तापमान बढ़ने से, तापमान बढ़ेगा तो जल में प्रसार होता है, जल में प्रसार होगा, और जल में प्रसार होगा तो उसका जल स्तर, समुद्र का जल स्तर जो है वो इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है। तो देखिए विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर क्या है, जो टेम्परेचर है वो कंपैरिजन में ज्यादा होता है, और ज्यादा होने के कारण उसमें जल में प्रसार होता है, और उसके प्रवाह जो है वो विश्व ध्रुवों की ओर होगी जहां पर तापमान कम होता है ना, जहां पर तापमान कम होगा। इसके अतिरिक्त हिम का पिघलना, हिम का पिघलना, विषुवतीय ध्रुवीय क्षेत्रों में बहुत सारे हिमखंड पाए जाते हैं, है ना, वो पिघलते रहते हैं, पिघलेंगे तो वहां जो जल स्तर है वो इंक्रीज करेगा, है ना। अगला फैक्टर क्या है देख लेते हैं, हिम का पिघलना। ठीक है, हिम का पिघलना, हिम के पिघलने से, बर्फ जब पिघलेगी तो बर्फ के पिघलने से जल स्तर में वृद्धि होगी, समझ रहे हैं, जल स्तर में वृद्धि हो जाएगी, और इसके फलस्वरूप महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति होगी। काफी बड़ी मात्रा में बर्फ पिघलती है और उसकी वजह से जलधाराओं की उत्पत्ति होती है। क्लियर है? तो हिम के पिघलने से, ये कुछ महासागरीय कारक रहे हैं जो हम लोगों ने देखा। अब आगे कुछ वायुमंडलीय फैक्टर है। वायुमंडलीय कारक जैसे कि पवने, है ना, पवने, वायुमंडलीय कारक में पवने जो है, वर्षण, है ना, इसे इधर ही लिख लेते हैं, वर्षण, वायुदाब, वायुदाब, वर्षण, वायुदाब, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण। आइए देखते हैं पवने। सबसे पहले तो महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति के पीछे सबसे प्रमुख कारण जल पवने होती हैं। जैसे पवने, जिस दिशा में पवने प्रवाहित होती हैं उसी दिशा में महासागरीय जलधाराएं भी प्रवाहित होती हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है कि भारतीय मानसूनी पवने। भारतीय मानसूनी पवने में क्या होगा, ये देखिए, ये विषुवत रेखा है और ये यहाँ पर मान लीजिए इंडिया है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, और जो पवने हैं वो इस ओर ऐसे प्रवाहित होती हैं। ठीक है, दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पूर्वी वाणिज्यिक पवने। ठीक है, ये इनकी दिशा जो है वो इस तरफ होती है, किसमें, ग्रीष्म काल में। गर्मी के महीने में देखेंगे तो दक्षिण पश्चिम, यहाँ पे दक्षिण है ना, ये वेस्ट है और ये साउथ है, तो दक्षिण पश्चिम पवने प्रवाहित होती हैं, दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवने प्रवाहित होती हैं, और उन्हीं के समानांतर जो है वो दक्षिण पश्चिम जलधाराएं भी प्रवाहित होती हैं। ठीक है, और ये भारतीय तटों की ओर प्रवाहित होंगी। यही है कि जब इन्हीं पवनों में उत्क्रमण होगा, मतलब शीत ऋतु में देखेंगे तो इन पवनों की दिशा में उत्क्रमण होता है, और ये पवने जो हैं वो ऐसे, ठीक है, इस दिशा में प्रवाहित होना प्रारंभ करती हैं, क्योंकि इसी दिशा में पवने भी प्रवाहित हो रही होती हैं। तो महासागरीय जलधाराएं जो हैं वो पवनों के उत्क्रमण के साथ उनकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है, उनके साथ में ही उनकी उत्पत्ति होती है ना।
ये फैक्टर है। अब इन्हीं पवनों को क्या बोला जाता है, भूमंडलीय पवने, है ना। भूमंडलीय पवने हम लोग आगे जब हम लोग क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें पवनों की दिशा के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, है ना, कि दक्षिण पूर्वी वाणिज्य पवने क्या होती हैं, मानसूनी पवने क्या होती हैं, इन सबको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोगों को बस एक रेफरेंस लेना है और इसको उस टाइम पर और भी क्लियर करेंगे हम लोग, है ना। तो अभी बस इतना ही। वर्षण में देखेंगे, वर्षण में क्या है कि जहां पर वर्षण ज्यादा होगा, ठीक है, जहां पर वर्षण ज्यादा होगा वहां पे जलस्तर अपेक्षाकृत उच्च होगा। जैसे कि विषुवतीय क्षेत्रों में देखेंगे तो वर्षण ज्यादा होता है, और वर्षण ज्यादा होता है तो वहां पर क्या कहते हैं कि महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति का एक कारक हो सकता है। इसके अलावा वाष्पीकरण देखेंगे, जिन क्षेत्रों में वर्षण ज्यादा होगा वहीं पर तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा, और जब वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो फिर से वही वर्षण की प्रक्रिया होगी। एक दूसरे के ये पूरक रूप में देखे जाते हैं। वायुमंडलीय दाब वही है, हाई टू लो प्रेशर की ओर जो है वो पवनों का प्रवाह होता है, और उसी तरह जो है महासागरीय जलधाराओं की भी उत्पत्ति होती है ना। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं कुछ विश्व की महासागरीय जलधाराएं हैं, है ना। वितरण कहां पे, जलधाराओं का वितरण, महासागरीय जलधाराओं का वितरण अगर हम देखेंगे तो अटलांटिक ओशियन में, अटलांटिक महासागर, है ना, अटलांटिक महासागर में। इसके अलावा प्रशांत महासागर और प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। और महासागरीय जो जलधारा है वो तापमान के आधार पर, तापमान के आधार पर देखेंगे तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो ठंडी, है ना, और एक गर्म जलधाराएं। ठीक है, ठंडी और गर्म जलधाराएं। ठीक है, अब आइए एक और, तापमान के आधार पर हो गया। अब इसके अलावा अगर गहराई के आधार पर देखेंगे, है ना, गहराई के आधार पर तो दो प्रकार की होती हैं ये भी, एक तो सतही होंगी और दूसरी जो है सतही, पहली तो सतही होंगी और दूसरी गहन, है ना, गहन या गहरी महासागरीय जलधाराएं। ठीक, तो हम लोग ठंडी और गर्म को विशेष रूप से पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनता है। आइए आगे देख लेते हैं। अटलांटिक ओशियन में पाई जानी, अटलांटिक महासागर की जलधाराएं, अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। अटलांटिक महासागर की जलधाराएं जो है, जैसे मान लीजिए कि ये अफ्रीका वाला, वो नॉर्थ अमेरिका है ना, ये नॉर्थ, ये तो थोड़ा सा ज्यादा हो गया। ठीक है, ये साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका वाला सेक्टर है ना। ये अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन है, इधर यूरेशिया का पार्ट है और इधर मान लीजिए अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका। तो ये एस अक्षर के आकार का जो है एक अटलांटिक ओशियन है ना, अटलांटिक ओशियन है। अब इसमें देखिए कि ये विषुवत रेखा है ना, विषुवत रेखा है, ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, साउदर्न हेमिस्फीयर। अब यहां पर एक जलधारा जो विषुवत रेखा
के समानांतर चलती रहती है। ठीक है, ऐसे ही चलती रहेगी और ये इधर की ओर, है ना। कॉरियोलिस बल आपने सुना है, हालांकि यहाँ पे कोई विशेष बल नहीं लग रहा है, लगभग 5 डिग्री के बाद जो है वो कॉरियोलिस बल लगना शुरू होता है, 5 से 30 के आसपास तक। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, गिन्नी, गिन्नी जलधारा। ठीक है, ये हर जगह चल रही होती, हर जगह मतलब विषुवत रेखा के चारों ओर, यहाँ पे अटलांटिक ओशन में ही नहीं, और इसे प्रतिविषुवतीय जलधारा भी कहते हैं। ठीक है, प्रतिविषुवतीय जलधारा भी इसको बोला जाता है। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं इसको। मान लीजिए कि ये पूरा ऐसे, ठीक, ये है विषुवत रेखा। ठीक, तो यहां पर क्या है कि ऐसे एक जलधारा चलेगी। ठीक है, ऐसे एक जलधारा चलेगी जिसे उत्तरी विषुवतीय जलधारा कहा जाएगा। उत्तरी विषुवतीय जलधारा कहा जाता है, उत्तरी विषुवतीय जलधारा कहा जाता है। यहां पर ये जो है, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कैरेबियन आइलैंड्स हैं और इनसे टकराने के बाद ये 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। और यहाँ पर मान लीजिए ऐसे ही थोड़ा सा, चलिए इसको थोड़ा सा उसमें ही देख लेते हैं, वर्ल्ड मैप में ही। ठीक है, ये जैसे कि यहाँ से विषुवत रेखा गई, ठीक, विषुवत रेखा गुजर रही है, तो इसके नॉर्थ में क्या होगा, उत्तरी विषुवतीय जल रेखा, जलधारा, उत्तरी विषुवतीय जलधारा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ आइलैंड्स हैं और ये मैक्सिको की खाड़ी है। यहां से टकराने के बाद ये जलधारा 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी, है ना, 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी, 2 भागों में। यहां से टकराने के बाद ये जलधारा जो है, यहां पर तो इतना लंबा नहीं है, ऐसे ही प्रवाहित हो रही है और यहाँ पर कैरेबियन आइलैंड से ये 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी, है ना। इसे यहाँ पर एंटिलीज, है ना, एंटिलीज बोला जाता है। अभी सिंबॉलिकली लिख लेते हैं, बाकी आगे हम लोग इसको प्रॉपर लिखते हैं अगले ही स्लाइड में। ठीक है, एंटिलीज। ठीक, अब ये गल्फ ऑफ मैक्सिको की खाड़ी से जो है, मैक्सिको की खाड़ी से ये धारा आगे निकल करके ये एंटिलीज दोनों मिल जाती हैं और यहाँ पर क्या है, गल्फ स्ट्रीम का निर्माण होता है। न्यू फाउंडलैंड के आसपास जो है, न्यू फाउंडलैंड जो है कनाडा के आसपास जो है, गल्फ स्ट्रीम जो है वो लेब्राडोर, यहाँ पर देखिए ये न्यू फाउंडलैंड का एरिया है और ये गल्फ स्ट्रीम जो है एंटिलीज जो आगे एंटिलीज से मिलेगी, गल्फ स्ट्रीम बनेगा और ये आगे प्रवाहित होते हुए न्यू फाउंडलैंड के आसपास, ये पूर्वी, ये जो ग्रीनलैंड के आसपास से एक जलधारा आ रही है जिसे लेब्राडोर जलधारा कहा जाता है। ये यहाँ पर आकर मिलती है, ये एक ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। ठंडी जलधारा है।
ठीक है, यहाँ पे इसको गल्फ स्ट्रीम बोला गया, इसको यहाँ पर एंटिलीज एंटिलीज, ठीक है। अभी जहां पर भी ठंडी जलधारा होगी ना, उसको मैं डॉट डॉट से बनाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए एक ठंडी जलधारा आएगी जिसका नाम है लैब्राडोर, लैब्राडोर जलधारा। ये ठंडी जलधारा है ना, और ये गल्फ स्ट्रीम से कहां पर, ये मीटिंग पॉइंट है तो न्यू फाउंड लैंड, ठीक है। न्यू फाउंड लैंड जो है वो यहां पर पाया जाएगा, ठीक है। फुल है, ठीक है। तो न्यू फाउंडलैंड के आसपास कनाडा में पड़ेगा, तो गल्फ स्ट्रीम लैब्राडोर से मिलती है, ठीक। फिर उसके बाद यहां पे उत्तरी अटलांटिक, यहाँ पे उत्तरी लैब्राडोर के बाद यहां पर जब मिलेगा तो आगे जब जलधारा बढ़ेगी तो इसे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह बोलते हैं, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह बोलेंगे, है ना। और इसकी एक जो धारा है वो नॉर्वे की ओर बढ़ जाएगी, ठीक है, नॉर्वे जलधारा, ठीक है। नॉर्वे जलधारा जो है एक वार्म करंट है, एक गर्म जलधारा है, और गर्म जलधारा होने के कारण ये नॉर्वे के उन क्षेत्रों में जहां पे जब शीत ऋतु पड़ती है ना, तो हर जगह नॉर्वे के आसपास यूरोपियन कंट्रीज में देखेंगे, वर्ल्ड में देखेंगे तो उस अक्षांश पर कोई भी पोर्ट नहीं चलता क्योंकि सब जगह बर्फ जम जाती है। लेकिन नॉर्वे के आसपास वाले जो पोर्ट हैं वो हमेशा चलते रहते हैं, जैसे ये एम्स्टर्डम है ना, वो पोर्ट है, हमेशा चलता रहता है। क्यों? क्योंकि वहां पे बर्फ पिघल जाती है, क्योंकि ये गर्म जल धाराएं जो हैं उन क्षेत्रों में प्रवाहित होती हैं शीत ऋतु में भी, ठीक है, हमेशा ही चलती हैं तो शीत ऋतु में भी प्रवाहित होती हैं, तो जिससे वहां पे बर्फ पिघल जाती है। क्लियर है? तो हमेशा यहाँ पर सालों भर जो है वो बंदरगाहों का संचालन होता रहता है, और इस वजह से यहाँ पर सबसे ज्यादा ट्रेड भी पाया जाता है। ट्रेड भी यहीं से होगा क्योंकि शीत ऋतु में भी यहाँ से ट्रेड होता है, बंद नहीं होता, ठीक। और यहाँ से एक जलधारा ऐसे मुड़ जाएगी जिसे एस्नेल जलधारा कहा जाएगा, ठीक। एक यहाँ पर ठंडी जलधारा की उत्पत्ति होती है जिसे किनारी जलधारा कहा जाता है, किनारी जलधारा कहा जाता है, किनारी जलधारा कहा जाता है, ठीक है। क्यों? यहां पर क्या होता है ना कि अचानक जो है वो उत्प्लावन बल के कारण जो नीचे का ठंडा जल है ना वो अचानक ऊपर उत्प्लावित होने लगता है, जिससे एक जलधारा की उत्पत्ति होती है। और वो जलधारा ये पूर्वी पश्चिमी जो अफ्रीका है ना, पश्चिमी अफ्रीका के तटीय क्षेत्रों में ये प्रवाहित होता है, पश्चिमी अफ्रीका के तटीय क्षेत्रों में प्रवाहित होता है। और ये एक ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। यहां पर नॉर्वे वाली जो करंट है, यहां पे एक ठंडी जलधारा मिलती है जिसे, जो कि पूर्वी ग्रीनलैंड से आ रही होती है, ठीक है, पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा, ठीक है, पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा। अब यहां पर देखिए ये फिर से ऐसा ही मिल जाएगी और ये परिसंचरण होता रहेगा, है ना। यहां पर देखिए तो कुछ ऐसा स्थान है जहां पर महासागरीय जलधाराएं नहीं पहुंचती हैं, नहीं जा रही हैं, और इसके चारों ओर घूमता रहता है। इसे सरगैसो सागर कहते हैं ना, सरगैसो सागर, सरगैसो सागर बोलते हैं इसको। यहाँ पर सरगैसम एक प्रकार की वनस्पति है जो पाई जाती है, जिसके कारण इसे सरगैसो कहते हैं। यहाँ इसकी जो प्रकृति है ना वो शांत जल है, यहाँ पे एकदम शांत जल होता है, लवणता इसमें बहुत ज्यादा होती है और तापमान भी इसका ज्यादा होता है। पूछा गया प्रश्न है ना। अब देखिए ये तो उत्तरी गोलार्ध में
यह उत्तरी अटलांटिक प्रवाह रहे हैं, जलधाराएं हैं। अब आइए दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं देख लें। ठीक, तो यहां पर देखिए ये उत्तरी विश्वतीय जलधारा थी, इसके देखेंगे तो एक दक्षिणी विश्वतीय जलधारा का निर्माण होगा। ठीक है, ब्राजील के तट के समान जो है यहाँ पर एक ब्राजील गर्म जलधारा का निर्माण होगा। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पर एक ठंडी जलधारा जिसे पछुआ पवन प्रवाह बोलते हैं, पछुआ पवन प्रवाह या पछुआ जलधाराएं बोलेंगे, पछुआ जलधाराएं। ठीक है, पछुआ जलधाराएं। यहां पर एक फॉकलैंड आइलैंड है जहां से एक जलधारा की उत्पत्ति हुई जिसे फॉकलैंड जलधारा कहते हैं, फॉकलैंड जलधारा बोलेंगे। ठीक है, पश्चिमी अफ्रीका के पास यहां पर एक ठंडी जलधारा का निर्माण होगा, वही है ना, ठंडी जलधारा होगी, इसे क्या बोलते हैं, वेगुला जलधारा। ठीक है, तो ये दक्षिणी अटलांटिक ओशियन की जलधाराएं हैं, हमने ये देखा। इसको हम प्रॉपर कल लिखेंगे और आगे जो प्रशांत महासागर है और हिंद महासागर की जलधाराएं हैं उनको हम लोग आगे वाली क्लास में देखेंगे, है ना। अभी इतना रखेंगे, ठीक।